आवाज आ रही है संगीता? यस सर। बोर्ड पे जो लिखा है वो दिख रहा है साफ? हेलो? नहीं सर, नहीं दिख रहा है ना, चमक रहा है वो बोर्ड। दिख नहीं रहा है? हम्म, नहीं, क्या लिखा कुछ नहीं दिख रहा है सर। कुछ भी नहीं दिख रहा? नहीं। अब अब दिख रहा है। थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा मतलब, है ना? हम्म। इधर। एंटीमेटिक्स क्या होते हैं? एंटीमेटिक्स क्या होते हैं? बताओ बेटा। इमेसिस क्या होती है? इमेसिस, इमेसिस क्या होती है? बताओ इमेसिस क्या होती है? आवाज आ रही है आप लोग को मेरी? इमेसिस क्या होती है? हम्म। वोमिटिंग का मतलब क्या होता है? वोमिटिंग मतलब क्या होता है? उल्टी नहीं, उल्टी। उल्टी आना। उल्टी आना। ठीक है। उल्टी को ही हम क्या बोलते हैं? इमेसिस। इसको। ये नहीं पता था क्या आपको इमेसिस क्या होता है? ये इमेसिस जो है, ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी है। किसके लिए? उल्टी के लिए। ठीक है। अब उल्टी आ रही है, तो हमारे शरीर के लिए उल्टी आना अच्छा है या बुरा हम्म उल्टी आना हमारे शरीर के लिए अच्छा है ना? जैसे किसी ने ज्यादा खा लिया तो उसको उल्टी आएगी। पेट खराब हो गया तो उल्टी आएगी। उसने यदि गंदा पानी पी लिया तो उल्टी आएगी। कुछ ऐसा खा लिया जो उसको नहीं खाना चाहिए तो उल्टी आएगी। जब भी हमारे शरीर में कुछ ऐसा जाता है जिसको बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती, तो उस केस में हमें वोमिटिंग होती है, उस केस में हमें इमेसिस होती है। हमारे ब्रेन में एक सेंटर होता है, ठीक है, जिसको हम कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन सेंटर कहते हैं। वहां से एक रिफ्लेक्स आता है और हमारे पेट के जो मसल्स है वो सिकुड़ते हैं। पेट की जो थैली है ना, ये हमारी ईसोफेगस और ये है हमारा स्टमक। और इस थैली में हमारा फूड आता है यहाँ से, है ना? यहाँ पर हमारा फूड रहता है। जब ये गैस्ट्रिक बैग के मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होगा, ये पिचकेगा। तो ये पिचकेगा तो यहाँ का जो कंटेंट है वो यहाँ से बाहर आएगा। और यहाँ से जब ये बाहर आता है, इसी को हम क्या बोलते हैं? इमेसिस। और इमेसिस का रिफ्लेक्स कहाँ से आता है? हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम से। और जब ये पिचकता है तो उल्टी होती है। और उल्टी कब होती है? जब या तो हम ओवर ईटिंग कर लें, या तो हमें कोई भी मेडिकल कंडीशन हो। जैसे किसी ने पॉइजन खा लिया, तो हो सकता है उसको उल्टी हो जाए, है ना? और यदि नहीं होगी उल्टी, तो किसी ने पॉइजन अभी अभी खाया है, तो क्या हम उसको उल्टी कराएंगे तो फायदा मिलेगा हमको? बिल्कुल मिलेगा। अभी उसने अभी अभी जहर खाया है, जहर अभी उसके गैस्ट्रिक बैग में है, पेट में है। अभी वो अवशोषित होके खून में गया है क्या? नहीं गया है। और यदि हम ऐसी दवाई दे जिसको खाने से उल्टी हो जाती है, तो जिसने जहर खाया है उसको यदि हम उल्टी करा दे तो उसका जहर पेट से बाहर निकल जाएगा।
और जहर हमें कब नुकसान पहुंचाएगा? जब वो कहाँ चला जाएगा? ब्लड सर्कुलेशन में। तो हम जहर को ब्लड सर्कुलेशन में जाने देंगे क्या? नहीं जाने देंगे। नो। यदि कोई व्यक्ति जहर खा ले तो उसको हम बोलते हैं पॉइजनिंग। क्या बोलते हैं? पॉइजनिंग। तो जिस व्यक्ति को पॉइजनिंग हुई है, हम उसको ऐसी दवाई देंगे जो उसको उल्टी कराएगी। तो उल्टी कराना भी हमें कभी पड़ता है मेडिकल फील्ड में। उल्टी हम कब कराएंगे? जब किसी ने जहर खा लिया हो, या कुछ ऐसा खा लिया हो जो उसके खून में यदि अवशोषित हो गया तो वो मर सकता है। तो उस केस में हम उल्टी करा देंगे। तो ऐसी दवाई जो उल्टी को रोकती है, उसको हम क्या बोलते हैं? एंटी इमेटिक। उसको हम क्या बोलते हैं? एंटी इमेटिक। इमेसिस मतलब होता है वोमिटिंग, वोमिटिंग मतलब उल्टी। और जो दवाई उल्टी को रोके उसको हम बोलते हैं एंटी इमेटिक दवाई। और जो दवाई उल्टी करा दे उसको हम क्या बोलेंगे? इमेटिक्स। तो इमेटिक्स वो दवाई होती है जो उल्टी कराती है। एंटी इमेटिक वो दवाई होती है जो उल्टी रोकती है। ठीक है। और उल्टी कहाँ से कंट्रोल होती है? हमारे ब्रेन से। रिफ्लेक्स कहाँ से आता है? हमारे ब्रेन से। ब्रेन में जो कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन होता है, सीटीजेड सेंटर, सीटीजेड सेंटर से रिफ्लेक्स आता है। और रिफ्लेक्स आता है तो ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं गैस्ट्रिक बैग के। हमारा ये गैस्ट्रिक बैग किस शेप का होता है? जे शेप जे का। शेप का। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। क्या पूछते हैं? हमारा जो गैस्ट्रिक बैग है ये किस शेप का होता है? तो ये किस शेप का होता है? जे शेप का। ठीक है। और हमारी जो छोटी आंत है, यहाँ पर छोटी आंत होती है, फिर बड़ी आंत होती है। तो छोटी आंत किस शेप की होती है बताओ? ये भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछते हैं। छोटी आंत किस शेप की होती है? यू शेप की होती है क्या? वेरी गुड, यू शेप की होती है। सभी लोग याद रखेंगे। यस। छोटी आंत जो है वो यू शेप की रहती है, लेकिन वो ऐसी रहती है, उल्टा यू। ठीक है। हाँ हाँ लेकिन उसको हाँ। हम यू शेप बोल सकते हैं। और स्टमक हमारा जे शेप का रहता है। जे और शेप इस का। नली को हम क्या बोलते हैं? ये वाली जो नली है, ये 25 सेंटीमीटर लंबी रहती है। और इसको हम क्या बोलते हैं? इसोफेगस। ईसोफेगस। ठीक है। ईसोफेगस यस। बोलते हैं। और हमारा ये जो जीआई सिस्टम है, इसमें कौन सी बीमारी होती है? इसकी बीमारी के नाम बताओ। एस। हम्म एसिडिटी एंड एसिड। बीमारी के नाम बताओ। अल्सर सुना है आपने? यस। अल्सर कहाँ होता है? यहाँ भी हो पेट में। सकता है, यहाँ भी हो सकता है, छोटी आंत में भी हो सकता है ना? मुंह से लेके तो एनस तक। ठीक है। नीचे एनस होता है ना? और यहाँ पर हमारा माउथ होता है। तो माउथ से लेके तो एनस तक कहीं पर भी अल्सर हो सकता है। और उसका नामकरण नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे? यदि माउथ में हो गया तो माउथ अल्सर बोलेंगे, स्टमक में हो गया तो गैस्ट्रिक अल्सर बोलेंगे। ठीक है। पेप्टिक पेप्टिक अल्सर अल्सर। कब बोलेंगे? या तो जब छोटी आंत में हो, या स्टमक में हो, या इसोफेगस में हो। ये तीनों जगह यस। में से कहीं पर भी होगा तो उसको पेप्टिक अल्सर बोलेंगे। ठीक है। हाँ। या तो यहाँ कोलन में भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। तो ये है हमारा अल्सर। अल्सर का रीजन क्या है सोचो जरा। वैसे हमारा ये गैस्ट्रिक बैग है, हमने बहुत ज्यादा मसालेदार खाना खाया। ठीक है। यस। मसालेदार खाना खाया तो यहाँ की जो लेयरिंग है उसमें इरोजन होगा। यदि मैं यस। अभी आपको 2 मिर्ची खिला दूं तो आपके मुंह की क्या हालत होगी बताओ? मुंह जल जाएगा। मुंह जल जाएगा ना? तो वैसे ही जब कोई यस। व्यक्ति बहुत ज्यादा मसालेदार खाना खाता है, ठीक है, पेट में बहुत जलन हो ज्यादा जाएगी। मसाले वाला खाना खाता है, ठीक है, या वो हम्म। ड्रिंक करता है, ठीक है, एल्कोहल, ठीक है, या वो तंबाकू खाता है, तंबाकू का रस उसके पेट में जाता है ना? तो ये सारे कारण है। या वो बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग करता है, मतलब आवश्यकता से बहुत ज्यादा खाएगा। ये यहाँ इसकी एक कैपेसिटी है कि नहीं? है ना? सपोज यहाँ पर 500 ग्राम फूड आ सकता है, ठीक है, लेकिन एक व्यक्ति हर दिन क्या कर रहा है? 700 ग्राम खा रहा है। फिर धीरे से उसने 1 किलो खाना चालू कर दिया, है ना? तो इससे उसका मोटापा भी बढ़ेगा, है ना? और मोटापा तो बहुत सारी बीमारियों को आकर्षित करता है। और इसकी एक कैपेसिटी है। और ये कैपेसिटी से ज्यादा यदि व्यक्ति खाएगा तो क्या होगा?
ये फैल के चौड़ा हो जाएगा, है ना। यस। और ये चौड़ा हो जाएगा तो आसपास के अंगों को प्रभावित करेगा, हमारा जो स्टमक है। तो इसीलिए इसकी एक कैपेसिटी होती है, उससे ज्यादा व्यक्ति को नहीं खाना चाहिए, है ना। अब मुझे बताओ, ये यहां से लेके तो यहां तक इसमें जगह है ना। और ये पूरा भर गया सपोज यहां तक, उसके बाद भी यदि कोई खाता है तो क्या होगा? हम्म। एसिड। डकार एसिडिटी आएगी या एसिड। उसको? वोमिटिंग। हम्म। डकार आएगी? यस। यदि उसको डकार आएगी तो आपने देखा होगा कई बार मुंह में खट्टा पानी आता है ना। कभी यस। कभी प्रैक्टिकल करके देखना, खूब खाना मन भर के। एक वक्त ऐसा आएगा कि जैसे ही आप ऐसे करोगे ना, गिलोगे, तो अंदर से आएगा रिफ्लेक्स कि भाई बस बाहर। कभी हुआ है किसी के साथ? होता है हम्म। सर। होता है ना। तो ऐसा क्यों होता यस। है? ये भर जाता है। तो कभी हाँ। इतना मत खाओ कि ऐसे नौबत आ जाए, ठीक है। तो जब ये भर जाता है तो यहाँ पर एक होता है बॉल, ठीक है। यहाँ पर एक वॉल्व होता है, जो यहाँ से खाना अंदर तो आने देता है, लेकिन यहाँ से इधर जाने देगा क्या? नहीं जाने देगा, ठीक है। नो। यहाँ से तो आ जाएगा, लेकिन यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन जब व्यक्ति ज्यादा खाता है तो ये वाला जो वॉल है बेटा, इस पे नीचे से यहाँ से प्रेशर पड़ता है। क्यों प्रेशर पड़ता है? देखो, खाना तो तुमने यहाँ तक खा लिया, ठीक है। लेकिन अब यहाँ से एसिड भी तो रिलीज होगा, HCl, है यस ना। सर। अब ये जो एसिड रिलीज होगा और खाना भी है यहाँ पर, तो ऊपर की तरफ दबाव बनेगा। खाना तो यहाँ से आया और ये पूरा भर लिया तुमने खा के, खाना पचाने के लिए एसिड भी यहाँ बनेगा। और एसिड बनेगा तो उसको भी तो जगह लगेगी। और जब उसको जगह यस। लगेगी तो यहाँ पर ऊपर दबाव बढ़ेगा कि नहीं? और ऊपर यदि यहाँ दबाव बढ़ेगा तो ये वाला बॉल कमजोर पड़ जाएगा। और जब ये वाला बॉल कमजोर पड़ जाएगा तो ये HCl यहाँ पर ऊपर चढ़ने लगेगा। और जब ये HCl यहाँ पर ऊपर चढ़ेगा तो यहाँ की जो मेम्ब्रेन है उसका इरोजन होगा। और इरोजन की वजह से यहाँ पर घाव बनेगा, तो अल्सर होगा कि नहीं? यस सर। और ये यस जो सर। समस्या है इसको हम क्या बोलते हैं? VERD। क्या बोलते हैं? VERD। डी। गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। यहाँ पर रिफ्लक्स हो रहा कि नहीं? रिफ्लक्स मतलब किसी चीज का वापिस आना, उसको बोलते हैं पेशाना। रिफ्लक्स। गैस्ट्रो हम्म। ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। ईसोफेजियल मतलब ईसोफेगस, रिफ्लक्स मतलब वापिस आना। और ये एक बीमारी होती है, ठीक है। और ये क्यों होती है? ओवर ईटिंग की वजह से ये जो यहाँ का बॉल है ये कमजोर पड़ जाता है, ठीक है। यहाँ पर भी एक बॉल होता है, यहाँ पर भी होता है, और बीच में ये थैली है हमारी, पेट की थैली। तो ये वाला बॉल कमजोर होने की वजह से एसिड ऊपर चढ़ता है। अब बताओ, यहाँ एसिड टच होगा तो पेशेंट को तकलीफ होगी कि नहीं, मरीज को? यस सर। यही तकलीफ तकलीफ हो होती है, जाए। पेशेंट बोलता है कि मेरे को छाती में जलन हो रही जलन है हो ना। रही है। अब हमने हम्म। जो कुछ खाया है उसका यदि प्रॉपर डाइजेशन नहीं होगा, है ना, तो हमको गैस भी बनेगी, ठीक है। और वो गैस यदि ऊपर की तरफ चढ़ेगी तो हमारी छाती में दर्द हो सकता है। यस सर। छाती में दर्द होगा ना। तो किसी हार्ट को यदि बर्न हो छाती में जाएगी, दर्द हार्ट होगा बर्न। तो हम कौन सी दवाई देंगे उसको? एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक। नहीं एनाल्जेसिक सर। दवाई देंगे हम उसको, ठीक है। ठीक है। क्या? क्या हो गया बेटा, कुछ पूछना है? हेलो। नहीं सर, नहीं। हाँ, एनाल्जेसिक दवाई देंगे, है ना। अच्छा, क्या हमको इस एसिड के प्रोडक्शन को कम करना चाहिए? मरीज को राहत देने के लिए क्या हमको ये एसिड के प्रोडक्शन को कम करना चाहिए? बताओ। ये एसिड के प्रोडक्शन को यस। हमें कम करना चाहिए या नहीं? यस सर। हाँ। तो हम ये एसिड के प्रोडक्शन को कम करने के लिए कौन सी दवाई देंगे? एसिलॉक। एसिड। कौन सी दवाई जेलोसिल। देंगे? एसिलॉक, हाँ वही। एसिलॉक। जी हाँ, एसिलॉक में एसिलॉक। क्या होता है बेटा? इसमें होता है रेनिटिडीन। क्या होता है? रेनिडी। रेनिटिडीन। और ये रेनिटिडीन क्या करता है? यहाँ पर जो एसिड का पेराइटल सेल्स पतले। होते हैं, ये आपको दिख रहा है गैस्ट्रिक बैग, यस। इसकी ये जो इनर लेयर होती है बेटा, ये इनर लेयर पे यहाँ पर होते हैं पेराइटल सेल।
और ये पेराइटल सेल क्या है, H प्लस आयन रिलीज करते हैं। क्या रिलीज करते हैं? H प्लस H आयन। plus आयन। और ये H प्लस आयन जब Cl के साथ मिलेगा तो क्या बन जाएगा? HCl। HCl। पर ये जो हम्म, पर एक मिनट एक मिनट, ये रेनिटिडिन जो है ना, ये H2 रिसेप्टर को ब्लॉक करते हैं, ठीक है। ये H2 रिसेप्टर को H2। ब्लॉक करते हैं, जिसकी वजह से एसिड का सिक्रीशन कम होता है। और ये जो पेराइटल सेल को ब्लॉक करेंगे, इनको हम बोलेंगे, ये जो पेंटोप डीएसआर आपने सुना है ना, पेंटेप्राजोल, रेविप्राजोल, है ना, यस यस। हाँ। रेविप्राजोल, ये रेबिप्रा। ड्रग सुना है आपने? यस हाँ सर। सर। तो रेविप्राजोल करेगा पेराइटल सेल को ब्लॉक, ठीक है। तो जिस वजह से H हम्म। प्लस आयन अवेलेबल नहीं होगा। तो हम ये दो ड्रग में से कोई भी एक यूज कर सकते हैं, एक तो रेविप्राजोल यूज करेंगे, नहीं तो रेनिटिडिन ये यूज तो करेंगे। हम्म, रेनिटिडिन क्या करेगा? रेनिटिडिन क्या करेगा? HCl के प्रोडक्शन को कम करेगा। और कम करेगा। पेंटेप्राजोल, रेविप्राजोल क्या करेगा? ये पेराइटल सेल पे काम करेगा। तो ये जो दोनों ही ड्रग है, ये क्या करेंगे, एसिड के प्रोडक्शन को कम कर देंगे। अब कम मुझे करेंगे। बताओ, एसिड के प्रोडक्शन को हमने कम कर दिया तो कुछ साइड इफेक्ट भी आएंगे क्या? हम्म। हाँ जी। एसिड का प्रोडक्शन यदि कम हो गया तो कोई साइड इफेक्ट आएंगे क्या? हाँ सर। क्या साइड हम्म, इफेक्ट आ सकते हैं बताओ? थोड़ा एसिड कम इनडाइजेशन होगा तो होगा थोड़ा पेशेंट को। हम्म। जी सर। HCl हमारे लिए क्यों यस जरूरी सर। है बेटा? डाइजेशन। ये फूड को केमिकली तोड़ेगा और फूड को डाइजेशन यस। को प्रमोट करेगा। अब हमने क्या किया, हम्म। दवाई देके HCl के प्रोडक्शन को कम कर दिया, है ना, H प्लस आयन के रिलीज को हमने रोक दिया। तो जब हमने रोक दिया तो HCl कम हो जाएगा, तो पेशेंट को इंडाइजेशन का प्रॉब्लम होगा। तो ये दवाई का हाँ साइड होगा। यस। इफेक्ट हो गया। अब हम एसिड को कम क्यों कर रहे हैं? अब मुझे बताओ, यहाँ पर हो गया फोड़ा। अब ये फोड़े पे जब HCl टच होगा तो मरीज को कैसा लगेगा? हम्म। तकलीफ होगी। जलन मरीज को होगी। बहुत तकलीफ होगी। मरीज जब भी खाना खाएगा, अल्सर का पेशेंट, तो उसको बहुत तकलीफ होती है ना। तो इसलिए हम एसिड के प्रोडक्शन को कम करते हैं, जिससे मरीज को राहत मिले। तो हम कौन से ड्रग यूज करते हैं बेटा? एसिलॉग, जिसमें रेनिटिडिन रहता है, और एक हम यूज करते हैं पेंटेप्राजोल, रेविप्राजोल और ओमेप्राजोल। तो ये जो ड्रग है वो किस कैटेगरी का है? PPI, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। और ये वाला जो ड्रग है वो किस कैटेगरी का है? ये H2 एंटागोनिस्ट होता है। एंटागोनिस्ट क्या होता है? जो रिसेप्टर पे अपना काम करते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आया अल्सर और GERD क्या होता है? GERD का फुल फॉर्म बताओ, क्या होता है GERD का फुल फॉर्म? गैस्ट्रो गैस्ट्रो रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स। इसोफेजियल, मतलब इसोफिगस। इसोफेगस रिफ्लक्स रिफ्लेक्स। डिजीज, रिफ्लेक्स ठीक डिसीज। है। और अल्सर समझ में आया आपको? इरोजन हो जाता है अल्सर में, ठीक है। हम्म। अच्छा, क्या लूज मोशन भी प्रॉब्लम है GI ट्रैक से रिलेटेड? यस। दिख नहीं रहा होगा हाँ अभी सर। आपको, है ना। नहीं हाँ। सर। बीच अभी में भी। धुंधला हुआ था क्या? यस अभी भी होगा। धुंधला हुआ होगा बीच में, है ना। हम्म। हाँ अभी दिख रहा अच्छा, लूज मोशन भी प्रॉब्लम किसकी है? GI ट्रैक की है ना। है। जी सर। यस सर। यस। डायरिया, डायरिया भी है। कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन भी है, हार्टबर्न भी है। हाँ। हाँ, ये सब हेपेटाइटिस भी प्रॉब्लम है। किसकी है? GI ट्रैक की है। ट्रैक के। इसमें और कौन सी दवाई यूज करते हैं? यदि डायरिया का रीजन इन्फेक्शन है तो हम कौन सी दवाई यूज करेंगे? डायरिया यदि इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है तो हम हम्म। मेट्रोनिडाजोल यूज करेंगे, है ना। नॉर्फ्लॉक्स TZ, यस। ये एंटीबायोटिक हम यूज करेंगे। एंटीबायोटिक्स क्या हाँ। होते हैं? जो माइक्रोब्स जो को किल माइक्रोस्कोप करते हैं, की ठीक है। करते हैं। यस। माइक्रोब्स को जो दवाई किल करती है उसको हम क्या बोलते हैं? एंटीबायोटिक। 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 एंटीबायोटिक के एग्जांपल बताओ। एंटीबायोटिक है। इब्जो। एमोक्सिसिलिन, इब्जो है। एमोक्सिलिन। सिफिक्सिन, सेफोडॉक्सिन, हाँ सिपेक्सिन। सिफेलेक्सिन, रोक्सिन। मोनोसेट। टैक्सिन। बहुत सारी है ना। अच्छा, ये एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को कैसे मारती होगी? सपोज ये बैक्टीरिया है, धुंधला हुआ ना हाँ अभी। सर धुंधला। हाँ सर धुंधला हाँ, हो गया। ये कैमरे का प्रॉब्लम है, दूसरा मंगवाना पड़ेगा।
बाकी बोर्ड पे जो लिख रहा हूँ वो दिख रहा है थोड़ा बहुत? हाँ थोड़ा यस बहुत दिख सर। रहा है। हाँ, दूसरा एक कैमरा मंगा लूंगा तो और थोड़ा साफ दिखेगा। ये बैक्टीरिया है, ठीक है। ये बैक्टीरिया जी। का क्या है? मेम्ब्रेन है। और इस मेम्ब्रेन के अंदर बैक्टीरिया के पूरे अंग है, ठीक है। हम्म। यदि हमको इस बैक्टीरिया को मारना हो, तो यदि हम इस मेम्ब्रेन को तोड़ दें, ठीक है, तो ये बैक्टीरिया के अंदर के जो अंग है ये बाहर आ सकते हैं, या कोई बाहर की चीज यस अंग के अंदर जा सकती है। तो हाँ ये जा बैक्टीरिया सकती। जी पाएगा क्या? नहीं जी नहीं। पाएगा। नो। तो हम क्या करेंगे, इसकी सेल मेम्ब्रेन की सिंथेसिस को रोक देंगे, ठीक है। मेम्ब्रेन इसकी बनने नहीं देंगे, ठीक है। या तो हम कोई ऐसी दवाई देंगे कि वो जो मेम्ब्रेन से जुड़ेगी, तो वो दवाई वहां से मेम्ब्रेन को कमजोर कर देगी, और वो दवाई वहां से मेम्ब्रेन को ब्रेक कर देगी। अब बताओ, ऐसी ब्रेक होगी तो ये बैक्टीरिया मर जाएगा। अच्छा, बैक्टीरिया में डिवीजन भी हो रहा है ना। बैक्टीरिया के अंदर आपका जेनेटिक मटेरियल होगा हाँ। यस होगा ना, सर। जेनेटिक मटेरियल। और ये जेनेटिक मटेरियल की वजह से सेल डिवीजन होता होगा बैक्टीरिया में। और यस यदि सर। मैं इस सेल डिवीजन को रोक दूं किसी तरह से, तो बैक्टीरिया जिंदा रहेगा क्या? नो। नहीं रहेगा ना। अच्छा, बैक्टीरिया में मेटाबॉलिज्म भी होता होगा, मेटाबॉलिज्म तो हर सेल में होता है ना। यस सर। जी यदि मैं सर। बैक्टीरिया के मेटाबॉलिज्म को रोक दूं, तो बैक्टीरिया जिंदा रहेगा क्या? नहीं। नहीं रहेगा। तो मैं कौन से ड्रग दे दूंगा? एंटी एंटी मेटाबॉलिक एंटीबायोटिक। ड्रग, एंटीबायोटिक्स। है ना। मतलब ये एंटी मेटाबॉलिक ड्रग जो है वो एंटीबायोटिक कैटेगरी का ही है। कैसे? क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म को रोक देगा, मेटाबॉलिज्म को रोक देगा तो बैक्टीरिया मर जाएगा। और जो ड्रग बैक्टीरिया को मारता है उसको हम क्या बोलते हैं? एंटीबायोटिक। और जो वायरस को एंटीबायोटिक। मारेगा उसको क्या बोलेंगे? एंटीवायरल। और जो एंटीवायरल। फंगस को मारेगा उसको एंटी फंगल। एंटी तो फंगल। ये तीनों ड्रग की फंगल। डेफिनेशन आप याद रखना, और इसका क्लासिफिकेशन मैं आपको दूंगा, वो याद कर लेना, ठीक है। जी ओके सर। सर। तो ये समझ में आया आपको? अच्छा, जी सर। क्या मैं यहाँ पर प्यूरिन, प्यूरिन क्या होता है आपको पता है? सेल का जो न्यूक्लियस होता है इसके अंदर डीएनए आरएनए होता है ना। और डीएनए किससे यस बनता सर। है? प्यूरिन और पिरिमिडिन बेसिस से। और ये जो बेस होता है ये हिस्टोन प्रोटीन होता है ना। तो यदि मैं प्यूरिन एंटागोनिस्ट दे दूं, पायरिमिडिन एंटागोनिस्ट दे दूं, तो ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये बैक्टीरिया का खत्म हो जाएगा, खराब हो जाएगा, ये काम करना बंद कर देगा। तो भी बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होगी। और बैक्टीरिया की ग्रोथ नहीं होगी तो बैक्टीरिया का एक जीवन काल रहता है, नया बनेगा नहीं और पहले वाला मर जाएगा, ठीक है। अब पहले वाला मर जाएगा तो भी तो मरीज को आराम लग जाएगा या नहीं। ये यस जो सर। बैक्टीरिया है सूक्ष्म जीव है, ये हमारे शरीर में या तो नोज के थ्रू, या तो आई के थ्रू, ईयर के थ्रू, या स्किन पे कहीं कट लग जाए, या हम कुछ खा पी ले, गंदा पानी पी ले, खाना खा ले, उससे ही हमारे शरीर में आ जाते हैं। पहले पेट में आएंगे और पेट से अवशोषित होकर खून में चले जाएंगे। और जब खून में जाएंगे तो पूरी बॉडी में फैल जाएंगे, और बॉडी में कहीं ना कहीं किसी न किसी अंग को प्रभावित करेंगे। क्योंकि ये जो बैक्टीरिया है ये हमारे शरीर में रहेगा, तो ये मेटाबॉलिज्म के बाद में टॉक्सिन रिलीज करेगा, ठीक है। ये मेटाबॉलिक एक्टिविटी करेगा तो ये टॉक्सिन रिलीज करेगा, और इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सोटॉक्सिन। क्या बोलते हैं? एक्सोटॉक्सिन। 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 और एक्सोटॉक्सिन की वजह से क्या हमारे शरीर में फीवर आएगा? हाँ सर। यस। बुखार आएगा हमको। आपने देखा होगा जिसको भी इन्फेक्शन होता है उसको बुखार आने की बहुत ज्यादा संभावना रहती है। या कभी किसी को यस सर। बुखार आए तो समझ जाना कि उसको इन्फेक्शन हो गया है। तो डॉक्टर एंटीबायोटिक लिखता है कि नहीं उसको, हम्म। हाँ है सर ना। लिखता है। हाँ। जैसे डेंगू का बुखार आता है तो आपने उसको आज पैरासीटामोल दे दी, 2-3 घंटे उसका बुखार उतर जाएगा, फिर उसको बुखार आ जाएगा। होता है देगा। ऐसा? ऐसा क्यों हो हाँ रहा है? सर। क्योंकि हमने जो बुखार का कारण है उसको खत्म किया क्या हमने? नहीं किया। नो। नहीं। बुखार का कारण ही खत्म नहीं होगा तो बुखार उतरेगा क्या? कभी नहीं उतरेगा। नो सर। दवाई दे लो तुम, आज पैरासीटामोल दो, फिर शाम को बुखार आएगा, फिर शाम को दो तो फिर आधी रात में आएगा, सुबह आएगा। तो कब तक बुखार आते रहेगा? जब तक हम डेंगू का इलाज नहीं कर देंगे। तो हमको डेंगू का इलाज करने के लिए क्या देना पड़ेगा?
एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक एंटीबायोटिक। देनी पड़ेगी, ठीक है। हम एंटीबायोटिक देंगे तो बुखार आना अपने आप बंद हो जाएगा। तो बताओ बुखार आना हमारे शरीर के लिए अच्छा है या बुरा है? बुखार आना केवल ये बताता है कि शरीर में इन्फेक्शन हो गया है। हमारा शरीर बताएगा कैसे कि कुछ अंदर कोई खलबली मच रही है, तो शरीर अपने तापमान को बढ़ा लेता है, तो जिससे हमें फीवर से पता चलता है कि बॉडी में इन्फेक्शन है। होता है ऐसा? वैसे आप कुछ जी भी सर। ऐसा खा लो जो अच्छा नहीं हो आपकी बॉडी के लिए, तो आपको उल्टी हो जाएगी, हो जाती है हाँ। कि नहीं? तो उल्टी क्यों होती है? अच्छी है आपके लिए तो उल्टी। जो चीज आपकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर रही उसको बाहर फेंक देती है, क्योंकि यदि वो खून में चली गई तो व्यक्ति की तो जान चली जाएगी, है ना। तो इसलिए उल्टी आना, बुखार आना, ये सब क्या होते हैं? हमारे शरीर की प्रतिक्रिया होती है बीमारी के अगेंस्ट में, और इसको हम लक्षण बोलते हैं। तो लक्षण हमें केवल बीमारी के बारे में बताते हैं। बाकी लक्षण बुरे होते हैं क्या एक हिसाब से देखा जाए? तो नहीं, क्योंकि नो। नहीं। लक्षणों से ही तो हमें बीमारी का पता चलता है। और जिन हाँ बीमारियों में सर। लक्षण नहीं आते वो बीमारी धीरे 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 बहुत बढ़ जाती है। होता है ना ऐसा? जी सर। जैसे कैंसर के पहली स्टेज में और दूसरी स्टेज में पता ही नहीं चल पाता है कैंसर का, क्योंकि उसके लक्षण बहुत ज्यादा नहीं रहते हैं, है ना। और जब तीसरी स्टेज में और चौथी स्टेज में जाता है, जब पेशेंट को बहुत ज्यादा तकलीफ होती है, तकलीफ पेन होती किलर है। इंजेक्शन से भी उसका दर्द कम नहीं होता, है ना। तो किसी भी बीमारी में जो लक्षण होते हैं वो केवल शरीर की प्रतिक्रिया होती है, ये बताने के लिए कि भैया कुछ करो, है ना। कुछ आप ऐसी गलती कर रहे हो जो आपको नहीं करनी चाहिए, है ना। तो ये सब लक्षण, इसको हम क्या बोलते हैं? सिम्टम्स। क्या बोलते हैं? सिम्टम्स। 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 और साइंस और सिम्टम्स में क्या अंतर होता है? साइन और सिम्टम में अंतर होता है कोई? अब जैसे साइन। डॉक्टर डॉक्टर के सामने मरीज बैठा है, डॉक्टर ने बोला क्या हुआ, तो मरीज कह रहा है कि भाई मेरा पेट दुख रहा है ना। तो मुझे एक बात जी। बताओ, क्या मरीज को देख के डॉक्टर ये समझ जाएगा कि उसको दर्द कहाँ हो रहा है? बहुत नो। ज्यादा हो रहा हो नहीं। तब तो बात अलग है, यदि वो दांत पकड़ के बैठा हो साहब, तो वो तो बताने की जरूरत ही नहीं है ना। पर वो जी। सीधे बैठा है और बोलेगा साहब मेरे को दर्द हो रहा है, तो डॉक्टर ये पूछेगा ना कहाँ हो रहा है। तो हाँ। सिम्टम्स वो होते हैं जो मरीज को डॉक्टर को बताना पड़े, वो सिम्टम्स होते हैं सारे। और साइंस क्या होते हैं? जो डॉक्टर देख के ही समझ जाए। डॉक्टर खुद समझ जाए। तो जो डॉक्टर देख के समझ जाए उसको हम क्या बोलेंगे? साइंस, साइंस। है ना। साइंस। और सिम्टम मतलब जो मरीज को बताना पड़े, क्योंकि दर्द कैसा हो रहा है ये कौन बताएगा? हम्म पेशेंट। पेशेंट। पेशेंट बताएगा। उसको दर्द कब हो रहा है? रात में हो रहा है, सुबेरे हो रहा है, चल रहा है तब हो रहा है, खा रहा है तब हो रहा है? उसका एक टाइम भी तो होगा। क्या कंटिन्यूअसली बना हुआ है, या रुक रुक के हो रहा है ना। तो वो सब उसका वर्णन कौन करेगा? मरीज करेगा, है ना। हाँ तो ये पेशेंट। होंगे सारे सिम्टम्स, ठीक है। और साइन जो डॉक्टर देख के ही समझ जाए। जैसे किसी को खुजली हो गई, तो वो तो डॉक्टर उसको खुद ही एग्जामिन कर लेगा, दिख जाएगा उसको तो हाँ। समझ जाएगा, है ना। तो वो साइन में जी आएगा सर। ये सब। जैसे पेशेंट को कहीं सूजन आ गई, तो डॉक्टर उसको हाथ ला के देखेगा कि नहीं, तो ये यस साइन में सर। आएगा, ठीक है। रेडनेस आ गई, ये भी साइन में आएगा। एक्जिमा हो गया, ये भी साइन में आएगा। लेकिन दर्द के जितने भी प्रकार है वो सब किस में आएंगे? सिम्टम में आएंगे, है ना। सिम्टम। तो जो पेशेंट बताए वो सिम्टम, और जो डॉक्टर देख के समझ जाए वो साइन, ठीक है। साइन। और ये जो सिम्टम है ये क्यों आते हैं पता चल गया आपको? किसी भी बीमारी में सिम्टम क्यों आ रहा है? बॉडी की प्रतिक्रिया है ये, बॉडी की प्रतिक्रिया है बस। अब ये सिम्टम को दबा के कोई मतलब नहीं एक्चुअली देखा जाए तो, है क्या? नो तुमने सर। यदि बीमारी को ठीक नहीं किया और सिम्टम को दबा भी दिया तो कोई फायदा है क्या? हम्म नहीं। नहीं है। लगे तो नुकसान है उल्टा, है कि नहीं। लेकिन फिर भी लक्षणों को क्यों दबाया जाता है? क्योंकि मरीज को क्या परेशान करते हैं? लक्षण ही तो परेशान करते हैं, है ना। अब किसी ने कुछ खा लिया और उसको उल्टी हो रही है तो वो परेशान हो जाएगा। कुछ खा लिया, यस। पेट दर्द हो रहा है तो परेशान हो जाएगा। तो इसलिए उसके पेट दर्द को बंद करना जरूरी है। उसको उल्टी आ रही है तो उसकी उल्टी को रोकना जरूरी है। लेकिन साथ ही साथ ये समझना भी जरूरी है कि उसको उल्टी आ क्यों रही है, उसको बुखार आ क्यों रहा है। ये यदि हम नहीं समझेंगे और केवल लक्षणों को दबाएंगे तो मरीज एक दिन मर जाएगा। आ रहा है समझ में?
जी सर। यदि हमने मरीज के रोज बुखार बुखार की दवाई दे दे के बुखार कम कर दिया, रोज हमने दर्द की दवाई दे दे के दर्द कम कर दिया, लेकिन हमने उसको इन्फेक्शन को कम करने की दवाई नहीं दी, तो पेशेंट बच पाएगा क्या? संभवतः नहीं बचेगा। नहीं। डेंगू का पेशेंट भी मर सकता है संभवतः, यदि हम उसको एंटीबायोटिक नहीं देंगे। तो आप समझ रहे हो कि ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, बीमारी की जड़ को समझा जाता है ना। जैसे कैंसर सेल, तो हम कैंसर सेल को यदि मारेंगे तो कैंसर ठीक होगा, होगा या नहीं? यस। तो कैंसर सेल को मारना मुश्किल क्यों होता है? हम्म क्योंकि पता नहीं चलता सर पहली दूसरी स्टेप में। कैंसर की सेल को मारना बेटा इसलिए भी मुश्किल होता है। देखो, कैंसर का जो कोशिका है वो कहीं बाहर से आया क्या हमारे शरीर में? नो। नहीं। नहीं, वो तो हमारा खुद का ही कोशिका है वो, है ना। पर वो कैंसरस क्यों हो गया? वो कैंसरस बेटा इसलिए हो गया, तुम देखना हमारे सोसाइटी में जो लोग हैं उनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको नौकरी नहीं मिल रही, है ना, हाँ। जिन लोग को पुलिस परेशान कर रही, है ना, जिनको समाज परेशान कर रहा, मार रहा, पीट रहा, खाने को नहीं दे रहा, तो वो लोग क्या करेंगे? समाज छोड़ के चले जाएंगे एक तरफ, और वहां पर जी। अपना एक गुट बना लेंगे डाकू, और फिर वो डाकू आके बार बार गांव को लूटेंगे कि नहीं? ऐसा होता है। यस। नक्सलाइट, नक्सलाइट देखे हैं आपने? हम्म ये हमारा जो कोशिका है इसके साथ भी यही होता है। इसका सिग्नलिंग सिस्टम हो जाता है कमजोर, ठीक है, इसको न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिलता है, तो इसके अंदर एक ऑन्कोजीन रहता है, वो एक्टिवेट हो जाता है। और जब ऑन्कोजीन एक्टिवेट होता है तो ये कोशिका तेजी से वृद्धि करने लगती है और काम करना बंद कर देती है। डाकू काम करते हैं क्या बताओ? नो सर। डाकू 10 से 5 नौकरी नहीं करते बेटा, वो सीधे आके गांव लूटते महीने में 2-3 बार, और जो जो उनको चाहिए वो लेके चले जाते हैं, है ना। और ऐसा वो और हर बच्चे महीने खाते हैं। करते हैं। तो ऐसे ही ये कोशिका भी है, इसको खाना खूब चाहिए मन भर के, और ये काम कुछ नहीं करती। डाकू भी गांव के विकास में कोई काम नहीं करते, है ना, केवल लूटने का काम करते हैं। तो ये कोशिका भी डाकू हो जाती है ना। अब मुझे बताओ, हमारे ही शरीर की कोशिका डाकू हो गई तो उसको मारना कितना मुश्किल है ना। बहुत उसको मुश्किल है। आइडेंटिफाई करना और उसी को मारना। अब हमने कोई ऐसी दवाई दी कि जो कोशिका को मारे, तो ध्यान से सुनना, वो तो नॉर्मल कोशिका को भी मारेगी, है ना, नॉर्मल कोशिका को भी मारेगी। तो वैज्ञानिक बड़ी जुगत में रहते हैं कि भैया केवल कैंसर सेल को ही मारो, पर कैंसर सेल को मारने के चक्कर में दूसरे सेल भी मरते हैं और उनको भी हानि पहुंचती है, इसलिए कैंसर का इलाज बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब जैसे बैक्टीरिया आया, है ना, तो बैक्टीरिया तो बेटा बाहर से आया है, बैक्टीरिया बाहर से आया है, हमारे शरीर की कोशिका है क्या? नहीं, नहीं। बैक्टीरिया भी कोशिका है, लेकिन आई है बाहर से हमारे शरीर में, तो उसको हम मार सकते हैं एंटीबायोटिक देके, लेकिन यहाँ तो अपनी कोशिका है, तो क्या करोगे? तो एक चीज हमेशा याद रखना, कैंसर में हमारे शरीर की कोशिका हमको नुकसान पहुंचाती है। एक और ऐसी बीमारी होती है बेटा, उसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। क्या बोलते हैं? ऑटो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। डिसऑर्डर। डिसऑर्डर, है ना। डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में क्या होता है बेटा, हमारे जो इम्यून सिस्टम की जो सेल होती है, ये हमारी कोशिका है, और ये हमारे ही यस। शरीर की कोशिका को डैमेज करने लगती है ना। और इसका एग्जाम्पल है रूमेटॉइड अर्थराइटिस। क्या है इसका एग्जाम्पल? आरए, रूमेटॉइड अरे अर्थराइटिस। इस बीमारी में क्या होता है, हमारे जो इम्यून सेल्स होते हैं वो घुटने की जो लेयरिंग होती है ना, हमारा जो घुटना है जॉइंट है ना, हम्म। घुटना जॉइंट है। अब ये जो जॉइंट में जो लेयरिंग है, उस लेयरिंग की जो मेम्ब्रेन है, वहां पर ये डैमेज करने लगती है हमारी इम्यून सेल्स, तो जिस वजह से पेशेंट को चलते वक्त घुटने में बहुत दर्द होता है, अकड़न जकड़न स्वेलिंग, है ना, ये सब पेशेंट को होता है। तो ये जो बीमारी है ये होती है आपकी ऑटो इम्यून डिजीज, जिसको हम बोलते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस। और ये कहाँ होता है? लार्ज जॉइंट में। जॉइंट गुड। मैंने आपको पढ़ाया था ना, यस। स्मॉल जॉइंट और लार्ज जॉइंट। स्मॉल जॉइंट यस कहाँ सर। होता है हमारे शरीर में? ये कोनी में।
उंगलियों में, है ना, उंगलियों में स्मॉल जॉइंट है। Yes. और घुटने में कौन सा जॉइंट है, स्मॉल या लार्ज? Large joint. लार्ज, है ना। तो Yes. ये जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस है लार्ज जॉइंट में होगा, है ना। अब जैसे हमारी रीढ़ की हड्डी में जो जॉइंट है वो स्मॉल है या लार्ज? Large. लार्ज। इस रीढ़ की हड्डी में स्मॉल जॉइंट है। रीढ़ की हड्डी Small ऐसी joint. रहती है ना, तो थोड़ी सी तो ऐसी ऐसी होती है वो। अच्छा रीढ़ हाँ की हड्डी में छोटी छोटी 33 हड्डियां होती है कि नहीं, हाँ सर हाँ हाँ और वो 33 हड्डियां आपस में जुड़ी रहती है, तो इसके बीच में यस स्मॉल जॉइंट है। स्मॉल अब जैसे मेरी ये उंगलियां हैं, ये उंगली ऐसी ऐसी हो रही है, तो यहाँ पर जॉइंट है, स्मॉल। यहाँ पर भी यस हाँ जॉइंट है, स्मॉल। यहाँ पर भी जॉइंट है, यहाँ पर भी जॉइंट है, और यहाँ पर भी जॉइंट है, तो ये सारे स्मॉल जॉइंट है। ऐसे स्मॉल जॉइंट मेरे यस पैरों की उंगलियों में भी है ना। लेकिन मेरे गर्दन का जॉइंट ये वाला, ये ऐसे ऐसे मैं कर रहा हूँ, ये वाला लार्ज जॉइंट है या स्मॉल जॉइंट है? स्मॉल। ये लार्ज जॉइंट है। ये वाला जो मूवमेंट है हाथ का जो हो रहा है, ये वाला स्मॉल है या लार्ज? लार्ज है। ये लार्ज। वाला मूवमेंट, ये जो मैं हाथ हिला रहा हूँ गोल गोल, बताओ ये कौन सा मूवमेंट है? ये वाला ऐसे हाथ हिला रहा हूँ, बॉल सॉकेट ये लार्ज बॉल एंड जॉइंट सॉकेट जॉइंट है। तो बॉल एंड सॉकेट यस लार्ज है या स्मॉल? हाँ, लार्ज है लार्ज है, ठीक है। तो लार्ज जॉइंट हमारा यस पाइवोट जॉइंट है, कब्जा जॉइंट है ना, ये सब मैंने एनाटॉमी फिजियोलॉजी में पढ़ाया था। यस सर जितने भी हमारे जो लार्ज जॉइंट है उसमें होता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस। और सबसे ज्यादा कहाँ होता है ये? घुटने में। घुटने अच्छा, में घुटने में क्यों होता होगा? क्योंकि हमारे शरीर का सारा भार कौन से जॉइंट पे उसी के रहता है? पास घुटने पे रहता है। घुटनों पर। हमारा जो शरीर है इसको दो भागों में बांटा गया है, एक है कमर के ऊपर का हिस्सा और एक है कमर के नीचे का हिस्सा। कमर के जो ऊपर का हिस्सा है उसको हम बोलते हैं अपर लिम्ब, ठीक है। यस अपर मतलब ऊपर, लोअर मतलब नीचे। तो कमर के ऊपर अपर लिम्ब और कमर के नीचे लोअर लिम्ब। तो लोअर हमारा जो ऊपर का अपर लिम्ब है इसका पूरा जो भार है वो सबसे ज्यादा किस जॉइंट पे रहता है? घुटने 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 पर। पे। इसलिए जब व्यक्ति ओवरवेट हो जाता है, जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, तो उसके कमर और घुटनों में दर्द होने लगता है। देखा आपने, जी ज्यादातर यस सर सर। महिलाएं परेशान रहती है 40 45 50 के बाद में। कमर दुखा मोरी, कमर दुखा, घुटना दुखा, है ना। तो ये इसलिए जी होता सर। है। और ये जो यहाँ छोटी आंत है बेटा, ये छोटी आंत से कैल्शियम एब्जॉर्ब होता है, C++, है ना। और ये C++ यदि कम हो जाए हमारी बॉडी में तो हमारे जॉइंट कमजोर हो जाएंगे, है ना। जैसे कोई व्यक्ति जिम यस कर रहा है, उसने वजन उठाया तो हड्डी में से कड़कड़ आवाज आती है ना। वो क्यों आ रही कड़कड़ यस आवाज? कि कैल्शियम की कमी है शरीर में। समझ रहे हो बात को? जी कोई सर। व्यक्ति यदि जॉइंट को ऐसे, जैसे मैं हाथ घुमा रहा हूँ, ये मैं हाथ घुमा रहा हूँ और आवाज आ रही है, अभी तो खैर नहीं आ रही, है ना। पर यदि आती होती आवाज, घुमा के देखो, आ रही क्या किसी की आवाज? नो सर आवाज नहीं आना चाहिए किसी की भी ऐसे हाथ घुमाओगे तो। और यदि तुमने हाथ घुमाया और कड़कड़ आवाज आ रही होगी तो हो सकता है तुम्हारी बॉडी में कैल्शियम की कमी हो, ठीक है। इसलिए तुम्हारे जॉइंट आवाज कर रहे हैं, है ना। तो जॉइंट में से आवाज नहीं आनी चाहिए बेटा, सामान्य था, है ना। आपने देखा होगा ओके सर पहले ही किसी से घुमाओगे तो हो सकता है उसकी नहीं आ रही हो। तो जॉइंट में से आवाज नहीं आनी चाहिए। जॉइंट में आवाज आने का मतलब ये है कि आपके जॉइंट एकदम परफेक्ट नहीं है, ठीक है। जॉइंट में थोड़ा सा डिफेक्ट है और आगे चल के वो बढ़ सकता है। तो ये कैल्शियम अवशोषित नहीं होता है ना, एक एज के बाद में। तो कैल्शियम की हो जाती है कमी। इसलिए आपने देखा होगा जिसके घुटने और कमर में दर्द रहता है डॉक्टर उसको कैल्शियम लिख के देता है ना। यस यस जी सर और सर। कैल्शियम हमको और किससे मिलेगा? चूने से मिलता है ना। यस सर पहले के जो बूढ़े होते थे, बुजुर्ग होते थे, वो पान खाते थे, तुमने देखा है? उनकी हाँ छोटी सी सर। यस बीमारी रहती थी और खाना खाने के बाद उनका चूना लगाना चालू हो जाता था। देखा किसी ने ऐसा? हाँ यस हम्म, सर। सर यस सर संगीता, देखा बेटा आपने ऐसा? हाँ सर। तो पहले के बुजुर्ग चूना बहुत खाते थे,